नमस्कार, मैं अरविंद कुमार अंबेडकर प्राइम से शशि भूषण जी के घर आया हूँ। शशि भूषण जी जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और एक समाज के परिवर्तन को करने में पूरा अपना वक्त बिताते हैं। एक कवि भी हैं और एक परिवर्तनकर्ता भी हैं। तो ये जो कि समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो हम इनसे बात करते हैं। अभी वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो संसद का उद्घाटन किया है, उसके बारे में हम सर से बात करेंगे। तो सर, आप अभी जो वर्तमान में जो उद्घाटन हुआ है, उसके विषय में आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, वैसे तो भारतीय संसद पहले से ही थी, लेकिन और दूसरी बनी है तो अच्छी बात है। लेकिन जिस राष्ट्रपति भवन में संसद में उद्घाटन हुआ है, संसद में उद्घाटन हुआ है, उसका उद्घाटन ये तो सरकार जो बनाती है वही करती है। और कोई भी सरकार जब कोई कार्य करती है तो वो अपने नाम के लिए करती है, वही चाहती है कि जो चीज़ मैंने बनाई है उसका उद्घाटन मैं ही करूं। तो इसमें ऐसा कुछ वो नहीं है। और जिसकी सत्ता होती है वो अपनी मन मर्जी चलाता है। जब कांग्रेस की सत्ता इस देश में थी तो कांग्रेस ने भी सभी संस्थानों के नाम, देखिए, जब भी कोई सरकार कोई संस्थान बनाती है तो वो अपने नाम के लिए, अपने काम के लिए बनाती है। ये पहले से होता आया है। आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को देख लीजिए या सेंटर की गवर्नमेंट को देख लीजिए। सेंटर में इससे पहले कांग्रेस रह चुकी है, तो उसने भी जितने संस्थान बनाए, चाहे अस्पताल हैं, स्कूल हैं, IIT हैं, जो भी हैं, पुल हैं, स्टेडियम हैं, वो अपने महापुरुषों के नाम पर बनाए। आप देख लीजिए, राजीव गांधी हॉस्पिटल, संजय गांधी हॉस्पिटल, चाचा नेहरू हॉस्पिटल, और ये हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल, ये था। आज बीजेपी सत्ता में है तो वो अपने नाम को चमकाने के लिए, अपने नाम को जिंदा रखने के लिए आज वो अपने लिए काम कर रहे हैं। ये होता है। ऐसे ही जब बहन जी की सत्ता उत्तर प्रदेश में थी तो उन्होंने अपने कार्य करने के लिए, अपने नाम को, अपने महापुरुषों के नाम को अमर करने के लिए उन्होंने अपने महापुरुषों के नाम से पार्क बनवाए और विकास किया। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया। लेकिन इन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। आज प्रधानमंत्री ने, बीजेपी सरकार ने जो ये संसद भवन बनाया है, इसमें सम्राट अशोक का जो चिन्ह लगना था वो ना लगा के कोई दूसरा और जो सिंगल करके जो लगाया है, वो राजदंड या जो भी लगाया है वो उनकी अपनी सत्ता है, लगा दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बदला नहीं जाएगा या क्या नहीं है। जब यहाँ से ये सत्ता जाएगी, दूसरी सत्ता आएगी, वो इसको बदल सकते हैं कि भाई हम इसको पुनर्स्थापित कर रहे हैं, वो हटाएंगे, कोई और अच्छा लगा देंगे। ये तो चलता रहता है। यहाँ जो व्यक्ति जो कर जाएगा वो अमर नहीं है। अब इन्होंने कई स्टेडियम के नाम बदले, उससे पहले और कई नाम बदले गए। तो ये तो चलता रहता है। तो सरकारों का आना जाना रहता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और अच्छी बात है, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं बनना चाहिए था, बनना चाहिए था। जब जगह है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन उसके बनने में उसकी मजबूती, उसकी जो क्षमता है, मतलब कितने साल तक आगे तक के लिए उसमें निर्भर करता है कि वो आगे कब तक के लिए अच्छा रहेगा। ऐसी सुविधाएं जो आज से 50 से 100 साल पहले की देख के उसमें बनाई गई हों, तो इस पे निर्भर करता है। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जब इनकी सत्ता आएगी जाएगी, कोई और सत्ता आएगी, तो कोशिश की जाएगी कि भाई जो चिन्ह हैं, राष्ट्रीय चिन्ह हैं, उसको वहाँ स्थापित किया जाएगा, अशोक स्तंभ को, उसको हटाया जाएगा। तो इस तरीके से चलता रहता है। जैसे अभी आपने कहा है कि जो है उत्तर प्रदेश में ये मायावती जी ने जो पार्क बनाए या अपनी पार्टी के लिए जो चिन्ह बनाए, उसमें और राज्य में और केंद्र में जो फ़र्क होता है, वो फ़र्क क्या है? देखिए, बहन जी ने जो पार्क बनवाए, आज उन पार्कों से करोड़ों रुपया जो आता है उससे उत्तर प्रदेश सरकार चलती है। उससे उत्तर प्रदेश के ये जितने भी हाईवे बन रहे हैं वो उस पैसे से बन रहे हैं। केंद्र सरकार जो ये काम कर रही है, इससे कोई पैसा नहीं आना है, इसमें लगना ही लगना है। केंद्र सरकार ने अब तक जितने भी कार्य किए हैं, एक भी कार्य दूर की दृष्टि से देखा जाए तो वो सफल नहीं है, असफल है।
अभी इन्होंने एक स्टेडियम बनाया और कल बारिश हुई तो उस स्टेडियम में पानी पानी भर गया। इन्होंने इतने पुल बनाए, पुल टूट के बह गए। मतलब उन्हें मालूम है कि एक कहावत है हमारे यहाँ के सैया भय कोतवाल तो ऑर्डर काहे का। बनाने वालों को पता है कि हमारे चाचा बैठे हुए हैं मोदी जी, और कैसा ही भी बना ले और पास तो होना ही होना है, पैसा हमें मिलना ही मिलना है, बाद की बाद में देखी जाएगी, और बाद में कुछ हुआ तो फिर दोबारा टेंडर उठ कर फिर दोबारा हो जाएगा। एक दूसरा मामला जो हम देख रहे हैं, मेरे पास आंकड़े हैं, मैं तो आपको दिखा दूंगा, उसमें आप सोशल मीडिया पे भी देख सकते हैं। 800 कुछ लोगों ने, नहीं 800 या कुछ 8000 ऐसी थे लोगों ने SC सर्टिफिकेट फर्जी बनवाकर 8086 जो मध्य प्रदेश में इतने लोग फर्जी SC प्रमाण पत्र बनाकर नौकरी कर गए, रिटायरमेंट भी हो गए। तो आपका कहने का मतलब है कि वो रिटायरमेंट हुए तो उनसे फिर उन्होंने गलत पैसा लिया है तो उनको फिर वसूली कैसे होगी? जो रिटायरमेंट होगा उन पर कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनको भर्ती करने वाले, उन प्रमाण पत्रों के बनाने वाले वो होंगे भी नहीं अब, और होंगे भी तो रिटायरमेंट हो गए, उनका कुछ नहीं होना। लेकिन बात यह है कि जो असली हैं उनको नौकरी मिल नहीं रही हैं, और जो नकली हैं उनको नौकरियां मिल रही हैं नकली सर्टिफिकेट बनवा कर। इस पर कब रोक लगेगी, इस पर कब होगा? इसके लिए, इस कार्य के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी सरकार बनानी पड़ती है, और अगर अपनी सरकार नहीं है तो उसके लिए फिर आवाज़ उठानी पड़ती है। सरकार हमेशा आपकी आवाज़ को दबाएगी, लेकिन बात यह है कि आपको आवाज़ कितने दमखम से उठानी है। लेकिन जैसे कि अभी सारी पार्टियां इकट्ठी होकर एकजुटता में आके वो ये कह रही थी कि इस तरीके से जो संसद का उद्घाटन किया गया है वो बहुत गलत हुआ है, वो उसको आप किस तरफ से देखते हैं? जो पार्टियां कह रही हैं वो सिर्फ कह रही हैं, कर नहीं रही हैं। जिस दिन ये सारी पार्टियां इकट्ठी होकर चुनाव लड़ेंगी उस दिन बीजेपी की एक भी सीट नहीं आएगी। अभी धर्म की राजनीति और जाति की राजनीति चली हुई है। जाटव चमार बसपा को वोट देगा, यादव सपा को देगा, जाट जो समझदार है वो लोकदल को देगा, बाकी सब बीजेपी को देंगे। ऐसे ही सबने अपनी अपनी जाति के लोग छांट रखे हैं और वो उन्हीं को वोट देते हैं। और जो पार्टियों को वोट नहीं देते तो फिर वो अपनी जाति का कैंडिडेट देखते हैं। और जब तक ये जाति की राजनीति और धर्म की राजनीति चलती रहेगी, जब तक इन लोगों के साथ ऐसा ही होता रहेगा। इसको बदलने के लिए आप क्या ऐसा जो दिखाना चाह रहे हैं, जो अभी बता रहे हैं, आप कैसे बता सकते हैं कि जो है ये परिवर्तन आ सकता है? आप एक बात नोट कर लें कि 24 का जो चुनाव होगा वो हिंदू और मुसलमान के ऊपर होगा। अभी कोई भी बलात्कार, कोई भी झगड़ा होता है तो उसे मीडिया या सोशल मीडिया पे जो उनकी IT सेल है वो हिंदू मुस्लिम करके दिखाते हैं, और हिंदू मुस्लिम के इस झगड़े पर ही 2024 का चुनाव होगा। सभी लोग कहेंगे कि पाकिस्तान ये आया, मुसलमानों ने अब मारे, बचाओ बचो, मोदी को लाओ वरना मार देंगे, मोदी को लाओ वरना मार देंगे, वरना पाकिस्तान खा जाएगा। और फिर सब बचने के लिए मोदी को वोट देंगे, मोदी जीत जाएगा। अरे मूर्खों, जब मोदी का जन्म भी नहीं हुआ था, ये बीजेपी थी भी नहीं, तब पाकिस्तान नहीं था, पाकिस्तान तब भी था। पाकिस्तान की क्या औकात के वो भारत पे हमला करेगा या क्या है क्या नहीं है। हम इस देश में किसी से कुछ नहीं कहना चाहते, हम इस देश के SC ST OBC से कहना चाहते हैं कि इस देश में मुसलमानों को नाम पे लेकर जो दंगा फैलाया जा रहा है, मुसलमानों के नाम को लेकर जो एक राजनीति की जा रही है, धार्मिक राजनीति, उसको बंद करें। ये लोग समझें, जब मंडल कमीशन आया तब OBC के लोग प्रोफेसर बने, जज बने। क्या जब मंडल कमीशन लागू हुआ था किसी मुसलमान ने विरोध किया? नहीं किया। क्या आज भी कोई आरक्षण का विरोध होता है तो कोई मुसलमान करता है? नहीं करता है। कौन करता है? ये कुछ विशेष जाति के लोग हैं जो अदर लोगों को कहते हैं कि नहीं, हिंदू हो हिंदू हो हिंदू हो वोट के नाम पे, और वो हिंदू के नाम पे एक हो जाओ एक हो जाओ, और वो लोग भोले उसमें आ जाते हैं और वो जीत जाते हैं और वहाँ हिंदू बनने के लिए चले जाते हैं। और फिर बाद में उनकी पिटाई ठुकाई जब होती है ना, उन्हें बाद में एहसास होता है
जब एहसास होता है 5 साल गुजर जाती हैं, वो उस बात को भूल जाते हैं और फिर एक नया जुमला आता है कि अब के पाकिस्तान दुगनी ताकत के साथ आ रहा है और अगर तुमने अब के बीजेपी को वोट नहीं दिया तो अब के तो पाकिस्तान तुम्हें पूरे भारत को पाकिस्तान बना देगा। और ये लोग फिर उसी बहकावे में आएंगे और फिर बीजेपी को वोट देंगे और फिर 24 में भाजपा आएगी। अगर सारी छोटी छोटी पार्टियां, जातिगत पार्टियां जब तक इकट्ठा होकर चुनाव नहीं लड़ेंगी, अभी जो जो अकेले चुनाव लड़ेंगे आप देख लेना कि वो अपनी नैया तो डुबोने के साथ साथ में बीजेपी को सत्ता में लाने का कार्य करेंगे। तो अभी जैसे कि हम देखते हैं कि जो है बीएसपी जो पहले पूरी तरीके से जो है एक बहुमत में सरकार बना के आई थी, अभी बीएसपी की एक सीट है केवल, और वो एक सीट अगर है तो उसको कोई महत्व नहीं है। तो इसमें तो बीएसपी की कोई जो है अगर हम अहमियत दें तो अहमियत, मैं जो समझता हूँ बीएसपी के जो है कैंडिडेट हैं वो बट गए हैं, उसकी वजह से उनकी अहमियत ख़त्म हुई है। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं, आपके क्या विचार हैं? देखिए, बसपा की कोई भी टिप्पणी मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं बसपा का कोई पदाधिकारी या कोई अगर मैं यहाँ से कहूँ भी तो मेरी बात वहाँ तक जाएगी नहीं, तो मैं इस पर नहीं कहूँगा। ये तो आप बसपा के बारे में, या एक है, दो हैं, कितने हैं, क्या स्थिति है, इसके बारे में आप जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, कोऑर्डिनेटर हैं और जितने भी लोग हैं, आप ये सवाल उनसे पूछें। इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, इसका जवाब वही देंगे जो उसको चला रहे हैं। अच्छा, तो जैसे कि अभी आपने कहा था संसद के बारे में, जो पहला हमारा सवाल था, संसद जो है वो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से बनती है। तो अब इसमें तीनों अंगों के मिलके बनती है। तो संसद का उद्घाटन करने के लिए तीनों अंगों का एक होना ज़रूरी था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए, मोदी को बीजेपी का प्रधानमंत्री बने कई साल हो गए, यानी कि एक पंचवर्षीय योजना तो उनकी चली गई और पिछली पंचवर्षीय योजना में ही उन्होंने अपने लोगों को बिठा दिया था कि आपको कहाँ बैठना है, उन्होंने बिठा दिया। अब विरोध करने वाले विरोध क्यों करेंगे? विरोध क्यों करेंगे? बीजेपी ने बनाया ना मुर्मू को राष्ट्रपति, तो मुर्मू कैसे विरोध कर सकती हैं उनका? कैसे करेंगी? तो अभी जैसे कि जो एक और दिक्कत आई थी कि जो बेटियां जो बैठी हुई हैं, लड़कियां जो बैठी हुई हैं, पहलवान जो कि हरियाणा की लड़कियां हैं, तो एक मुद्दा बनाया गया था कि क्षेत्रीय लड़कियां हैं, इनके लिए लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ये गलत है। तो उसका भी अभी उन्होंने संसद के उद्घाटन के दिन उन्हें वहाँ से उखाड़ के उनका तंबू वगैरह सब भगा दिया है। तो उसे इस संसद के साथ कैसे मिलाना चाहेंगे? एक लड़की हरिद्वार की खिलाड़ी थी, हार के आई थी, तो कुछ उपद्रवी लोगों ने उसके घर पे आगजनी और पत्थर फेंके थे। एक भी खिलाड़ी ने मुंह नहीं खोला था कि भाई ये हार जीत तो लगी रहती है, तुम ऐसे जातिगत आधार पे। वो कटारिया लड़की थी, यानी कि एससी वर्ग की लड़की थी, वो हार के आ गई थी, तो यहाँ के लोगों ने, कई संगठनों ने उसके घर पे जाके पत्थरबाजी की, आगजनी तक भी की। एक खिलाड़ी ने मुंह नहीं खोला। तो खिलाड़ियों के साथ आज ऐसा हो रहा है, और वो भी एक ही जाति के लोग हैं। तो ये तो मैं कहूँगा जो हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन ज़्यादा मुंह नहीं खोलूँगा, क्योंकि जब उस लड़की के साथ हुआ था तो किसी भी खिलाड़ी ने मुंह नहीं खोला था। और जब इनको लग रहा था कि इनका शोषण हो रहा है, तो इन्होंने आवाज़ तब क्यों नहीं उठाई थी? मतलब जब तो ये था कि शोषण हो रहा है तो हम ठीक हैं, कोई और नहीं आ रहा है। आज जब कोई और आया और उसने अपना शोषण करा के वो आगे बढ़ा तो दर्द हुआ। बैठे, जब तो शोषण हो रहा था और आगे बढ़ रहे थे। जो शोषण करता है वो शोषण करता है, उसको किसी जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं है। आज उसको और जवान लड़की या और जवान बच्चे दिखाई दे रहे हैं तो वो उनका शोषण कर रहा है, उन्हें आगे बढ़ा रहा है, तो पिछले वारों को दर्द हो रहा है। आवाज़ उठनी थी तो पहले दिन उठनी थी, जिस दिन उसने पहले दिन ही उसको छुआ था, बलात्कार की और उसकी गंदी घिनौनी हरकत की दूर की बात, जिस दिन छुआ था उसी दिन कहना चाहिए था कि हम खेल खेलें या इनके साथ रंगरलियाँ मनाएं, उस दिन आना चाहिए था। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने जो ये आवाज़ उठाई है वो काफ़ी हद तक बहुत देर कर दी।
बहुत देर। जो खिलाड़ी आ रहा है कि जी मेरे साथ इतने साल से हो रहा है, भाई इतने साल से चुप क्यों बैठा था, क्यों बैठा था चुप? बस यही है, देश में जाति के नाम पे बहुत कुछ चल रहा है और हम चाहते हैं इस देश को जाति मुक्त करना। जिस दिन ये देश जाति मुक्त हो जाएगा उस दिन सारी बेटियां बेटियां होंगी। अभी जाटों की बेटियां हैं तो बेटियां हैं, देश की बेटियां हैं। जिस दिन वो कटारिया लड़की हरिद्वार की हार के आई थी, आगजनी हो रही थी, उस दिन तो वो बेटी नहीं थी। अभी जैसे कि इन बच्चियों के साथ जो है जो भी हुआ है वो दुखदायक है, जो कि उन्होंने जैसे लेके बैठी हैं। लेकिन अभी एक ऐसी नर्स हैं जो कि लोकनायक में थी, उनके साथ जो घटना घटी है उसमें विरोध प्रदर्शन के लिए हमने देखा है कि कई लोग इकट्ठे नहीं हुए हैं। वहाँ केवल अगर गए हैं तो केवल एससी वर्ग के लोगों को हमने देखा है। तो उसके लिए आप कैसे जोड़ें? देखिए, ये भारत जातियों का देश है, यहाँ जाति हावी है। यहाँ जिस वर्ग की लड़की का बलात्कार हुआ है पहले उसकी जाति देखी जाएगी, फिर उस पर डिसाइड किया जाएगा कि आंदोलन किया जाए या ना किया जाए। तो कहने का मतलब है कि लोग बाग जो है जातिवाद के लेके आज भी 76 साल बीतने के बाद, आज़ादी के 76 साल होने के बाद भी जाति व्यवस्था को नहीं छोड़ पा रहे हैं। क्या इस देश में बेटी बिना जाति देखे दिए जाती है? नहीं दी जाती ना। जिस दिन ये कार्य बंद हो जाएगा, अपनी बेटी लेना या देना जाति के आधार पर नहीं होगी, उस दिन ये देश जाति मुक्त होगा। उसके पहले या उसके जब तक ये जातिवाद चलता रहेगा, बेटियों का एक ही जाति में रिश्ता होना, ये तब तक ऐसा होता रहेगा। इसका कोई रुकावट नहीं है, इसका कोई हल नहीं है, ये होता रहेगा। बल्कि ये खाई और बढ़ती चली जाएगी जातियों के आधार पर। अभी तक देश धर्मों में बटा हुआ था, अभी देश धर्मों में बटा हुआ था। सिर्फ एससी एसटी अलग थे, बाकी सब अपने आप को स्वर्ण कह रहे थे, चाहे वो ओबीसी हो, कुछ भी हो। आज भी सबसे ज़्यादा अत्याचार ओबीसी करता है, लेकिन वो अपने आप को हिंदू और अछूत का मामला था और अब मामला जातियों का हो गया है। अब हर जाति के व्यक्ति का शोषण हो रहा है और हर जाति की जिस जाति का शोषण हो रहा है उसी जाति का व्यक्ति मतलब आंदोलन कर रहा है। बाकी और देख रहे हैं सब, नंबर सबका आ रहा है। जिस दिन ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, जिस दिन सभी लोग इकट्ठा होकर अपनी बेटियों को बचाएंगे, तो देश की बेटियां सुरक्षित रहेंगी। अभी तो देश जाति ढूंढता है और जब तक ये जाति ढूंढती रहेगी, धीरे 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 सभी की जातियों की बारी आएगी। एससी एसटी ओबीसी की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी 3 वर्ण तो सुखी हैं एकदम, उन पर कोई अत्याचार नहीं हो रहा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वो सुरक्षित हैं। आपने किसी बनिए की बेटी का बलात्कार नहीं सुना होगा, आपने किसी ठाकुर की बेटी का बलात्कार नहीं सुना होगा, आपने किसी ब्राह्मण की बेटी का बलात्कार नहीं सुना होगा। तो आप इस जो है जो भी आपने व्यवस्था बताई है, इसे ख़त्म कैसे कर सकते हैं? जनता को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, यही है कि भाई चाहे जो भी जुल्म हो रहा है तुरंत आवाज़ उठाएं, बिना जाति के उठाएं। बेटी या बेटा किसी का भी है, झूठ पे आधारित उसे मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, उसके खिलाफ सभी को आवाज़ उठानी पड़ेगी, जाति देखकर नहीं। हमारे यहाँ क्या है कि अभी तुरंत अच्छा काम हो गया, किसी ने किया तो सबसे पहले उसकी जाति देखेंगे, गलत काम हुआ है तब भी उसकी जाति देखेंगे कि उसका लिए आंदोलन करें या ना करें। तो अभी जाति के आधार पर देश चल रहा है और जब तक देश ही जातियों के आधार पर रहेगा, कोई भी एक जाति इस देश पे शासक नहीं बन सकती। तो अभी जैसे कि अभी आपने कहा था कि एकजुट होंगे तभी जो है परिवर्तन आ सकता है। जितनी पार्टियां हैं तो उन्हें एकजुट कैसे कर सकते हैं? लोगों को क्या बताना चाहेंगे? उन पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उन्हें क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, पार्टी के मुखिया कभी नहीं कहेंगे कि एकजुट हो जाओ, ना वो होंगे। ये जनता को करना होगा, जनता को नकारना होगा। तो आपका कहने का मतलब है कि जनता जो है एकजुट होकर किसी एक पार्टी को लेके आए, ऐसा एक पार्टी को लेके ना आए, उनसे कहे कि अगर भाई तुम एक साथ होकर चुनाव लड़ोगे तो ही जीतोगे, वरना तो अभी जातियों पे चल रहा है। मायावती किसी को भी खड़ी कर दें, जाटव एक तरफा वोट देंगे, अखिलेश किसी को भी खड़ा कर दें, यादव एक तरफा वोट देंगे, जयंत किसी को भी खड़ा कर दें, एक तरफा वोट मिलेगा। तो सबका हाल है, ऐसे ही और जातियों का हाल है, सभी का हाल है। एक जाति विशेष को वोटें दी जाती हैं यहाँ, बाकी और
वो नहीं। बाकी हाँ, थोड़ा पार्टी का प्रभाव जो है, पार्टी का प्रभाव भी जातिगत है। बहन जी किसी मुस्लिम को ब्राह्मण को खड़ा कर दें तो ब्राह्मण वोट नहीं देगा, सिर्फ एससी वोट उसे मिलेगा। बहन जी किसी ओबीसी को खड़ा कर दें तो उसे ओबीसी का वोट नहीं मिलेगा, उसे सिर्फ एससी का वोट मिलेगा। बीजेपी अगर किसी जाटव को खड़ा कर दे तो ओबीसी के लोग और क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण, ये तीनों लोग मिलकर, जो जातिवादी ओबीसी हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जातिवादी ओबीसी और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों मिलके किसी दूसरे अदर जाति के व्यक्ति को उठा के उसको बना देंगे। लेकिन किसी समझदार, पढ़े लिखे, शिक्षित एससी को नहीं बनाएंगे। अगर कोई शिक्षित वाल्मीकि है, बढ़िया है, तो उसे नहीं बनाएंगे, जाटव को, अनपढ़ जाटव को ले आएंगे। और अगर जाटव पढ़ा लिखा है, वो बीजेपी से है, तो वो निर्दलीय में उस वाल्मीकि को खड़ा कर देंगे, लेकिन उसको वोट नहीं देंगे। तो अभी की व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए पार्टियों को एकजुट होना पड़ेगा, लेकिन एकजुट होना तो हमें नहीं लगता कि एकजुट हो पाएंगे। तो एकजुटता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एकजुट रहें, धीरे धीरे सभी पिट रहे हैं और कहते हैं कि पिटों पिटों का मेल हो जाता है। नहीं पिटें तो और पिट लेंगे, कुछ दिन बाद अकल आएगी, अभी नहीं आ रही है तो पिटेंगे सभी। तो सरकार बनाने के लिए अभी तक जो आप काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, एज भी आपकी उस हिसाब से देखा जाए तो राजनीतिक कैरियर तो नहीं कह सकते, एक सामाजिक कैरियर तो है ही है। तो उस कैरियर को देखते हुए आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट कितने परसेंट पे अपनी सरकार बना के लेके आ रही है, और उतने परसेंट वोट किसी सरकार को बनाने के लिए किन किन को कम से कम एकजुटता लेनी पड़ेगी? देखिए, परसेंटेज सरकार बनाना, ये करना, वो करना, मायने इस पे नहीं है। मायने ये है कि सीटें किसकी ज़्यादा हैं। मायने ये नहीं है सीटें किसकी ज़्यादा हैं, बात ये है उनके पास पूरी सीटें हैं, उन्हें कोई ज़रूरत ही नहीं है। और जब तक अपने लोग भी मिलकर ज़्यादा सीटें नहीं लाएंगे तब तक वो भी नहीं बन पाएंगे। परसेंटेज से इस पर कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता है। नहीं, जैसे हमने देखा था कि जो पिछले शासनकाल में, पिछले शासनकाल में चाहे परसेंटेज उनका 0 हो और खूब ऊंचा हो, लेकिन शासक तो नहीं थे, राजा तो नहीं थे। क्या फ़र्क पड़ रहा है? राजा तो नहीं थे, चाहे कितनी सीटें हों उनकी। आज उनकी सीटें चाहे कम सही, लेकिन सीटें परसेंटेज कम सही, लेकिन राजा तो है ना, सीटें तो हैं उनकी। जैसे कि पहले बीएसपी की सरकार माने बहुमत से आई थी, तो उससे मुझे लगता है कि जो है लगभग 40%, 38% के करीब उनका जो आंकड़ा रहा था जब उन्होंने सरकार बना पाई थी बहुमत से। तो 38 और 40% का जो आंकड़ा लेने के लिए हमें जो पार्टी को या बीएसपी को या समाजवादी को क्या सोचना चाहिए? देखिए, जब तक मिलकर चुनाव लड़ेंगे ये आंकड़ा, ये परसेंटेज घटता ही चला जाएगा। अच्छा, ये अगर परसेंटेज घटेगा तो फ़ायदा किसका होगा? देखिए, परसेंटेज किसका घटेगा क्या है, इस बात से कोई लेना देना है ही नहीं। बात इस बात से है कि सरकार किसकी है, वोट किसकी ज़्यादा है, एमएलए एमपी किसके ज़्यादा हैं। परसेंटेज घट जाओ बढ़ जाओ, इससे कोई फ़र्क नहीं है कि उसने 38 पे बनाई थी, उसने 40 पे बनाई। परसेंटेज तो उनके एमएलए एमपी तो पूरे थे ना, तभी तो सरकार बनी। मायने ये नहीं रखता, मायने ये रखता है कि एमएलए एमपी किसके ज़्यादा हैं। तो लास्ट में आप जो है, जो हमारे देश है, भारत बहुत बड़ा देश है, इस बहुत बड़े देश में ये आपकी वीडियो जाएगी, तो पूरे देश को आप एकजुटता के लिए क्या संदेश देंगे? देखिए, जातिवाद से बाहर निकलें। जातिवाद बहुत छोटी मानसिकता है, ये देश को बहुत पीछे ले जाएगी। इस देश में अराजकता आ जाएगी, गृह युद्ध जैसी स्थितियां बन जाएंगी और कोई नहीं बचेगा। आपस में एक दूसरे को मार काट के ही मर जाएंगे जातियों के नाम पे। और ये जाति विनाश की चीज़ है, इसका जितनी जल्दी विनाश हो जाए उतना अच्छा। धन्यवाद। तो साथियों, अभी आपने शशि भूषण जी के विचार सुने थे। अब सोचना आपको है, समाज को हम कैसे बचा सकते हैं, इस देश को कैसे बचा सकते हैं। एक पार्टी के ही अंदर
शासन कराना है, अपने आप को शासित होना है, या दूसरी पार्टियों को मौका देना है नहीं देना, वो आपको सोचना है। धन्यवाद।